चलिए आज एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जिसका अंत इतना शानदार और हैरान करने वाला है कि यकीन करना मुश्किल होता है। हम सबके घरों में कभी ना कभी वो सफेद डिब्बा और पीले ढक्कन वाला गोंद जरूर आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिडिलाइट एम्पायर के इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत एक लकड़ी के गोदाम ने एक चपरासी की नौकरी से हुई थी? आज हम इसी अविश्वसनीय सफर को डीकोड करेंगे। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 14.6 बिलियन डॉलर्स, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये आज के समय में पारेख परिवार की कुल संपत्ति है। यही वो दौलत है जो उन्हें फोर्ब्स इंडिया की सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में सुरक्षित रूप से 17वें स्थान पर रखती है। लेकिन भारत के हर घर में मौजूद एक साधारण से प्रोडक्ट ने इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे खड़ी कर दी? कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा तो ये है, बलवंत पारेख कोई पैदाइशी बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन अपना लॉ करियर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें वकालत के पेशे में झूठ बोलना बिल्कुल मंजूर नहीं था। अपने इन्हीं उसूलों की कीमत उन्हें एक लकड़ी के व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करके चुकानी पड़ी। हालात इतने खराब थे कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ एक धूल भरे लकड़ी के गोदाम में रहना पड़ा। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें तो ये संघर्ष की एक बेहतरीन तस्वीर है। 1925 में गुजरात के महुआ में जन्मे एक सिद्धांतवादी इंसान जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े, फिर मुंबई आके लॉ की डिग्री पूरी की। लेकिन उसूलों से कोई समझौता ना करने के कारण 1950 के दशक की उस भागदौड़ भरी मुंबई में उन्हें भयंकर गरीबी और चपरासी की नौकरी का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्रॉब्लम होती है असली अपॉर्चुनिटी भी वहीं छुपी होती है। उसी लकड़ी के गोदाम में काम करते हुए बलवंत जी ने फर्नीचर इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी समस्या को करीब से देखा, और यही वो ऑब्जर्वेशन थी जो आगे चलकर इस बिलियन डॉलर जर्नी की नींव बनने वाली थी। उस जमाने में कारपेंटर्स जानवरों की हड्डियों और खाल से बने भयंकर बदबूदार गोंद का इस्तेमाल करने को मजबूर थे। सोचिए, इसे बार बार गर्म करना पड़ता था, और जो कारीगर शाकाहारी थे उनके लिए तो यह अपना धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। यहीं पर बलवंत जी को एक बहुत बड़ा मार्केट गैप दिखाई दिया। एक ऐसे ड्रीम ग्लू की जरूरत थी जिसमें कोई बदबू न हो, जो इस्तेमाल के लिए तुरंत तैयार हो, और सबसे बड़ी बात, जो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो। तो एक चपरासी ने कंपनी कैसे शुरू की? बिना किसी बड़े कैपिटल के बलवंत जी ने केमिकल्स और डाइस की ट्रेडिंग शुरू कर दी। उन्होंने जर्मन मिडिलमैन फेडको और होएक्स्ट के साथ पार्टनरशिप की। इसी व्यापार के सिलसिले में 1954 में उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला, और वहां उनकी नजर पड़ी मूवीकोल नाम के एक स्मूथ सिंथेटिक गोंद पर, जिसे पकाने की कोई झंझट ही नहीं थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा यूरेका मोमेंट था। आइडिया तो मिल गया था, लेकिन जर्मनी से गोंद इंपोर्ट करना भारत के गरीब कारीगरों के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता। इसलिए बलवंत और उनके भाई ने तय किया कि इस प्रॉब्लम का एक स्वदेशी मेड इन इंडिया समाधान सीधे मुंबई में ही तैयार किया जाएगा। वो कोई केमिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्मूथ मक्खन जैसे सिंथेटिक रेजिन को खुद तैयार किया। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से वेजिटेरियन था। जर्मन प्रोडक्ट मूवीकोल से प्रेरणा लेते हुए और दो चीजों को जोड़ने वाले शब्द कोल को मिलाकर इस नए प्रोडक्ट का नाम रखा गया फेविकोल। और इस तरह साल 1959 वो ऐतिहासिक पल बना जब मुंबई की एक छोटी सी फैक्ट्री ने उस आइकॉनिक सफेद ट्यूब और पीले ढक्कन वाले प्रोडक्ट को जन्म दिया। फेविकोल को मार्केट में लॉन्च करने के लिए पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया गया। एक लेजेंड की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं था। कारीगर अपने उस पुराने बदबूदार गोंद को छोड़ने को तैयार नहीं थे, और अमीर ठेकेदारों को सिर्फ विदेशी ब्रांड्स पर ही भरोसा था। यहाँ से शुरू होती है असली मार्केटिंग की कहानी। बिना किसी महंगे टीवी या रेडियो विज्ञापन के ये एक जीरो कैपिटल मास्टर क्लास थी। बलवंत जी खुद छोटे दुकानदारों और कारपेंटर से मिलने गए। उन्होंने लाइव वर्कशॉप्स की, खुद अपने हाथों से उस गाढ़े सफेद गोंद को लगाकर उसकी मजबूती साबित की। लोगों का भरोसा जीतने के लिए फ्री सैंपल्स बांटे गए और बहुत ही सस्ते छोटे साइज के पैकेट मार्केट में उतारे गए। उन्होंने सिर्फ ग्राहकों को प्रोडक्ट नहीं बेचा, बल्कि उन्हें एक कम्युनिटी में बदल दिया। साल 2002 में फेविकोल चैंपियंस क्लब की स्थापना हुई। इस क्लब ने कारीगरों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी और उनका सम्मान बढ़ाया। आज 145 शहरों में 40,000 से ज्यादा कारपेंटर मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक अटूट वफादारी का जीता जागता सबूत है। और आम जनता तक पहुंचने के लिए जो विज्ञापन बनाए गए वो तो आज भी लेजेंडरी माने जाते हैं। किसको याद नहीं वो ओवरक्राउडेड बस वाला विज्ञापन? इन विज्ञापनों में असली ग्रामीण चेहरों का इस्तेमाल किया गया, शानदार ह्यूमर दिखाया गया
और सबसे खास बात, किसी भी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी का सहारा नहीं लिया गया। कभी गोंद को इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया, बस एक इमोशन बेचा। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। लेकिन जब सफलता इतनी बड़ी हो तो खतरे भी बड़े होते हैं। मार्केट में फेविकॉल की बेतहाशा पॉपुलैरिटी के साथ ही सस्ते और नकली ब्रांड्स की बाढ़ आ गई। अब पिडिलाइट को अपने ब्रांड की रक्षा के लिए आक्रामक रूप से मैदान में उतरना पड़ा। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। आप एक मोनोपोली को नकली प्रोडक्ट्स और नए कॉम्पिटिटर्स से कैसे बचाते हैं? जब बाजार में नकली फेविकॉल बिकने लगा तो आम वर्किंग क्लास का भरोसा टूटने का डर था। कंपनी को बहुत तेजी से और स्मार्ट तरीके से कदम उठाने पड़े और उन्होंने बिल्कुल यही किया। पैकेजिंग डिजाइन को पूरी तरह से यूनिक बना दिया गया। असली प्रोडक्ट की पहचान के लिए डिब्बों पर होलोग्राम्स और QR कोड वेरिफिकेशन सिस्टम को लागू किया गया। साथ ही नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त लीगल एक्शन लिए गए ताकि ब्रांड की वैल्यू पर कोई आंच ना आए। अगर कंपटीशन की बात करें तो पिडिलाइट की रणनीति एकदम साफ थी। जब भी कोई नया ब्रांड चुनौती देने लगा, उन्होंने एक शानदार ऑफर देकर उसे खरीद लिया। सन 2000 में एमसील, 2004 में रॉफ और 2010 में वुडलॉक। उन्होंने हर संभावित खतरे को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ही साम्राज्य का एक नया पिलर बना लिया। और बात सिर्फ लकड़ी चिपकाने तक नहीं रुकी। उनकी रिसर्च टीम लगातार इनोवेशन करती रही। 1980 में नमी वाले इलाकों के लिए फेविकॉल MR लॉन्च हुआ और 1985 में तो उन्होंने प्लास्टिक और मेटल को तुरंत चिपकाने के लिए फेविक्विक मार्केट में उतार दिया। वही बस एक बूंद वाला मैजिक जिसने हर घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक इंसान की लगातार मेहनत, स्मार्ट एक्विजिशंस और डीप कम्युनिटी बिल्डिंग का ही नतीजा है कि आज ये कंपनी एक ऐसे मुकाम पर है जिसके बारे में उस लकड़ी के गोदाम में बैठे हुए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है कि आज फेविकॉल अकेला पूरे भारतीय एडहेसिव मार्केट का 70% हिस्सा कंट्रोल करता है। सोचिए, बाकी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर भी सिर्फ 30% हिस्से में सिमटी हुई हैं। इसे कहते हैं असली ब्रांड पावर। और आज ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। बलवंत जी की अगली पीढ़ी, उनके बेटे मधुकर और अजय पारेख, अब इस बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले गए हैं। आज भारत का ये स्वदेशी प्रोडक्ट 80 से ज्यादा देशों में बेचा जा रहा है और ब्राजील, अमेरिका, मिस्र जैसे देशों में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चल रहे हैं। जब 2013 में 88 वर्ष की आयु में बलवंत पारेख जी का निधन हुआ तो वो हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक सच छोड़ गए। अगर आपके पास उसूल हो, कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो और एक सही प्रोडक्ट हो तो कोई भी इंसान एक ऐसी विरासत खड़ी कर सकता है जो सचमुच पूरे देश को एक साथ जोड़े रखती है। अगली बार जब आप लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ता हुआ वो पीला ढक्कन वाला सफेद डिब्बा देखें तो जरा सोचिएगा कैसे एक साधारण से चपरासी ने देश का सबसे अटूट साम्राज्य खड़ा कर दिया।